डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का एसएसटी का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जिन बच्चों को सोशल साइंस में कंपार्टमेंट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पेपर का जो पैटर्न है स्टूडेंट्स वो यही आने वाला है, बिल्कुल सेम। 80 मार्क्स का ही आपका जो एग्ज़ाम है वो रहेगा और 80 में से मिनिमम आपको यहाँ पर पास होने के लिए 27 मार्क्स लेने ही लेने हैं। ध्यान रहे, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लग के आप यहाँ पर पास नहीं होने वाले हो। ठीक है, जैसे कि एनुअल में जो स्कीम होती है, जो प्रमोशन स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। यानी 80 में से 27 नंबर लेके आपको पास होना ही होना पड़ेगा। और इसके अलावा साइंस का पेपर, मैथ्स का जो पेपर है और इंग्लिश का, वो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे और इसी तरह के पैटर्न पर जो है बेस्ड आपका जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा बच्चों कुछ एक दो और सैम्पल पेपर अच्छे से निकाल के वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस करने से बेटर है कि आप पहले सैम्पल पेपर ज़रूर कवर कीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार डैश के माध्यम से अभिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। कौन करता है गेहूं व चावल का भंडारण? भारतीय खाद्य निगम। नवीन की आयु 10 वर्ष है और वह रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। बताइए कि नवीन के कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो बच्चों, उसके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किया जा रहा है, क्योंकि उसकी एज केवल कितनी है? 10 साल है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रूस की संसद क्या कहलाती है? रूस की संसद कहलाती है ड्यूमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जब आप इसको मैच करोगे तो इसमें आपका आंसर जो है यहाँ से कार्ल मार्क्स क्या थे? साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक थे। और व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। ठीक है, स्टालिन जो है वो सामूहिकीकरण के लिए जाने जाते हैं और निकोलस द्वितीय रूस के जार थे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में है बच्चों, अगर आप जो आंसर वहाँ से ही देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है? तो कम से कम 100 दिन के रोजगार सुनिश्चित किया जाए और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। एक शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को यह शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 1 व 2, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जब आप इसको सही रूप में व्यवस्थित करेंगे तो लुई जो है वो फ्रांस का राजा बन गया था और उसके बाद नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बने एंड फ्रांस एक गणतंत्र बन गया और राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत मिलान की पहचान करनी है। गलत मिलान की पहचान इसमें क्या होगी? कंचनजंगा जो है नेपाल, ये गलत मिलान की पहचान हो जाएगी। उसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। तो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है यहाँ पे? ये देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिकों का आदर करती है। तो इसमें आपको बताना है कि अगर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है तो आंसर ए होगा। अगर दोनों ही सही हैं लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता है, कारण जो है संकल्पना की व्याख्या नहीं करता, तो आंसर बी हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो ए है अभिकथन वो क्या है? गलत है। एक लोकतांत्रिक से चुनाव जीतने के बाद अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये इसमें ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जिसमें कारण गलत होता है और अभिकथन ठीक होता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम में अगर हो आप तो इंग्लिश मीडियम में आप इसको देख सकते हो और जो आंसर हिंदी मीडियम में कराए गए हैं वही आंसर हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कारण है भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो इसके में जो आपका आंसर हो जाएगा, अभिकथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं, परंतु कारण जो है वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नीचे देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादनों को बढ़ाने में मदद की है।
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। हरित क्रांति ये जो है लक्ष्य का एक साधन है और इसका कारण क्या है, क्योंकि खाद्य उत्पादनों को इसने बढ़ाने में मदद की है। तो ये ए आंसर हो जाएगा 11 का। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में बच्चे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए वैसे ही क्वेश्चन है, पूर्वी घाट अभिकथन दिया गया है, पूर्वी घाट असंतुलित और अनियमित है। पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखिए इसके अंदर अभिकथन जो है वो गलत है। पूर्वी घाट असंतुलित और अनियमित है, ये गलत है। और पूर्वी घाट उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ये ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभिकथन नहीं, इसमें अभिकथन जो है, इसमें जो अभिकथन है वो सही है और ये जो है गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अभिकथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जानकारी को पढ़ना है और सही परिभाषिक शब्द का चयन करना है। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। तो ये क्या है, विकल्प क्या है इसमें, ये स्वतंत्रता है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो बच्चों भारत में मानसून प्रकार की जलवायु है। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी है। संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बाकी अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। बाकी अधिकार अगर हमारे हनन होते हैं तो हम जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अपने अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है बच्चों, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, उचित मिलान करना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, 1 अगस्त 1914 में। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बने, 30 जनवरी 1933 में। वर्साई की संधि कब हुई, वर्साई की संधि जो है वो कब हुई, 28 जून 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 9 नवंबर 1918 में। 14 में चला था और 18 में खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन के पठार के संदर्भ में सही है। तो इसमें सही कौन सा है, दक्कन का पठार जो है एक त्रिकोणीय भूभाग है, ये ठीक है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। उसके बाद है, केरल और कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्राय क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी जो है वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी क्या थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। मैंगो शॉवर कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मानसून की वापसी ऋतु में क्वार की उमस क्या है। तो ये देखेंगे, मानसून की वापसी के दौरान अक्टूबर और नवंबर के महीने में आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, क्वार की उमस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ए लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए और राज्यसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन हम दोनों का आंसर देखेंगे। तो देखिए, लोकसभा जो है क्या कर सकती है, लोकसभा बिल पारित कर सकती है। लोकसभा के पास वित्त पर नियंत्रण की शक्ति है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखेंगे राज्यसभा की शक्तियां, विधेयक का कानून बनाने के लिए राज्यसभा में पास होना आवश्यक होता है। यानी कोई भी जो कानून बनता है वो जो है किस में पास होना जरूरी है, राज्यसभा में। राज्यसभा से ही वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को रोक तो नहीं सकती, लेकिन 14 दिन तक विलंब जो है कर सकती है, ठीक है, जिसमें चर्चा और का समय मिल सके। राज्यसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो ये जो है क्या है, उसकी शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, लुई 15 के राज्यारोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण करना है। तो नए राजा को एक खाली खजाना मिला। युद्ध के लंबे वर्षों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा वर्साई के विशाल महल में एक असाधारण अदालत को बनाए रखने की लागत भी थी। ब्रिटेन से युद्ध में अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता के कारण भी फ्रांस जो है वो क्या हुआ, कर्जदार हुआ। अनाज की भारी कमी हुई और करों में वृद्धि करनी पड़ी, और जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक भूखमरी क्या है। दीर्घकालिक भूखमरी के लिए जिम्मेदार किसी एक कारक का नाम बताइए।
तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। यह मात्रा या गुणवत्ता के संदर्भ में आहार के लगातार अपर्याप्त होने का परिणाम होता है। बहुत कम आय दीर्घकालिक भूखमरी के मूल कारणों में से एक है, यानी बहुत ही कम जो है इनकम होती है तो क्या हो जाता है, दीर्घकालिक भूखमरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ इसका और भी देखेंगे, आप क्वेश्चन देख लीजिए। वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधान लिखने के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के दौरान नात्सीवाद एक जन आंदोलन क्यों बन गया। तो इसका आंसर यह हो जाएगा, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसका भी सैन्यीकरण कर दिया था और जर्मनी को युद्ध के लिए क्या किया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को $6 बिलियन की राशि का मुआवजा देने के लिए भी क्या किया गया था, मजबूर किया गया था। उसके बाद मित्र देश की सेनाओं ने भी 1920 के दशक के अधिकांश समय में संसाधन समृद्ध राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्या हो जाएंगे, वर्साई की संधि के हो जाएंगे। उसके बाद है जर्मनी को युद्ध के लिए, सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे ये है, आर्थिक महामंदी के दौरान नात्सीवाद एक जन आंदोलन क्यों बन गया। तो जर्मनी को युद्ध के लिए क्या किया गया, जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों की वजह से जर्मनी आर्थिक रूप से क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। जर्मनी राजनीतिक एवं सैन्य नजरिए से अत्यंत कमजोर हो गया था। वाइमर गणराज्य की विफलता और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नात्सीवाद को एक बड़ा आंदोलन करने का क्या मिल गया, अवसर मिल गया। अगला है, भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है। तो कौन सा देश है जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, वो देश है पाकिस्तान। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो हमने अरुणाचल प्रदेश से जो है कई देश की सीमाएं मिलती हैं, अभी हम देखेंगे। भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो वो कौन सा है, नेपाल है। कर लेंगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरे का चीन, भूटान या म्यांमार, और तीसरा जो है नेपाल। अगला है, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों का वर्णन करना है, क्वेश्चन नंबर 27। तो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है, प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक, पथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं समानता। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, मानव संसाधन के विकास के बिना देश का विकास संभव है, कथन की विवेचना करनी है। तो मानव संसाधन जो है वो सर्वोपरि संसाधन कहा गया है, क्योंकि मानव संसाधन है, मानव ही है जो कि हर एक संसाधन का किस तरह से उपयोग करना है वो जो है सोच सकता है। इसीलिए इसके बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। तो मानव संसाधन हर प्रकार के उत्पादन का अभिन्न कारक है। इस संसाधन का स्वास्थ्य और शिक्षित होना आवश्यक है। इस तरह का नवाचार और अन्वेषण मानव ही करता है। ज़्यादा और कुशल जनसंख्या उत्पादन में क्या करती है, वृद्धि करती है। इसलिए मानव जो संसाधन है वो सर्वोपरि है। हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि जो समाज है हमारा, उसका सबसे गरीब वर्ग ज़्यादातर समय खाद्य असुरक्षित हो सकता है। गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं, जबकि देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी आदि जैसी राष्ट्रीय आपदा या आपदा का सामना करता है। फसलों का व्यापक रूप से खराब होना भी हो सकता है, जिसमें अकाल आदि उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है एवं कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जो है कौन होता है, प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। इस कथन की समीक्षा करनी है। अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो अपने दल में क्या होता है बच्चों, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। वह कैबिनेट की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के काम में समन्वय करता है। यदि विभागों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो उनके निर्णय अंतिम होते हैं। उनके पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी शक्ति है। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो क्या होता है कि जो पूरा मंत्रिमंडल है उसको इस्तीफा देना, उसको पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा देता है। ठीक है, और हमें जो है संसद की आवश्यकता क्यों होती है, तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास है। दुनिया भर में किसी भी राष्ट्र में संसद के पास मौजूदा कानून को समाप्त करने, पुराने समाप्त किए गए कानून को एक नए कानून के साथ बदलने, मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और नए कानून बनाने की शक्तियाँ हैं। दुनिया के देशों में संसद की सरकार को चलाने पर किसी प्रकार का नियंत्रण है। भारत जैसे देशों में संसद का प्रत्यक्ष और पूर्ण जो है क्या है बच्चों, नियंत्रण है। ठीक है, उसके अलावा सरकार के पास जो भी धन है वह संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद सरकार को कोई भी सूचना जो मांग सकती है। संसद किसी भी देश में राष्ट्रीय मुद्दे, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए सर्वोच्च जो है मंच माना जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश मीडियम में है बच्चों, ये आप देख सकते हो। ठीक है,
इनके आंसर आप खुद से जो है लिख सकते हो, क्योंकि हिंदी में हिंट दे दिया गया है। तो इंग्लिश में जो बच्चे हैं, क्योंकि इंग्लिश में कंपार्टमेंट कम आई होगी बच्चों की, ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी फिर भी ज़्यादा आ जाती है। क्लियर? वैसे एसएसटी में बहुत ही कम देखने को मिलेगी कंपार्टमेंट। अगर किसी बच्चे की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो इसमें आ जाएगा, नदियों ने जलोढ़ मृदा युक्त उपजाऊ उत्तरी मैदानों और डेल्टाओं का निर्माण किया है, जो भारत की सर्वाधिक उत्पादक कृषि भूमि है। कृषि और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए मनुष्य, पौधे, जानवरों के अस्तित्व के लिए नदियों का जल एक मूलभूत प्राकृतिक साधन है और नदियों के किनारे पूरे विश्व में सभ्यता के उद्गम स्थल रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत में सिंधु सभ्यता। नदियों ने प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति प्रदान की है। नदियाँ अंतर्देशीय परिवहन प्रणाली प्रदान करती हैं और नदियों के किनारे औद्योगिक विकास का पोषण हुआ है। विद्युत उत्पादन, ये इनमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। क्लियर? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसी में अथवा में दिया गया है, नदी प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? इसे रोकने के कुछ उपाय आपको बताने हैं। तो भारत में नदी जल प्रदूषण के कारण क्या है? नदियों से जल की बढ़ती घरेलू, नगरपालिका, औद्योगिक एवं कृषि संबंधी मांग जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नदियों से अधिक जल की निकासी की जा रही है, जिससे उनकी मात्रा कम हो। दूसरी ओर अनुच्चारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों की भारी भार नदियों में खाली हो जाता है। बढ़ते शहरी और औद्योगिकरण के ने स्थिति को क्या कर दिया है बच्चों? खराब कर दिया है। भारत की कई नदियों का प्रदूषण स्तर इन दो कारणों से बढ़ा है। नदी जल प्रदूषण को रोकने के लिए सुझाव हैं। क्या क्या सुझाव हैं? असंशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में नहीं डालना चाहिए। हमें घरेलू कचरे को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। गंदे कपड़े भी नदी के किनारे नहीं धोने चाहिए। उद्योगों का रासायनिक कचरों की नदियों में बहाने से पहले उनको क्या करना चाहिए? उनको साफ करना चाहिए। किसानों को कीटनाशकों, जड़ी बूटियों और उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वह बारिश के पानी के साथ नदियों में बह जाते हैं और जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक क्या है? 32 का ए करेंगे कि बेरोजगारी जो है उसके कारक क्या हैं, और इसका अथवा भी देखेंगे, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी के किन्हीं 5 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए कि अर्थव्यवस्था के विकास पर बेरोजगारी जो है किस प्रकार से प्रभाव डालती है और उसके कारक क्या हैं। ठीक है, तो देखिए कारक क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, कृषि पर अति निर्भरता, कुटीर एवं लघु उद्योगों का अल्प विकास, उद्योगों का अल्प विकास है, बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति। तो ये सब जो है कारक हो सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रभाव कैसे डालती है, तो इसमें आपका आ जाएगा, यह मानव संसाधन की क्या है? मानव संसाधन की बर्बादी है। यह आर्थिक अधिभार को बढ़ाता है। यह आश्रित आबादी की संख्या में वृद्धि करता है। बेरोजगारी में वृद्धि एक अथाह अर्थव्यवस्था का एक संकेतक है। यह भावनात्मक और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति को स्पष्ट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य कारण जो है क्या है? अनाज की आपूर्ति की कमी थी। यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी आंशिक रूप से होल्डिंग के छोटे आकार के कारण थी। अब 1917 के बाद भूमि किसानों को दे दी गई और कुलक को खत्म करने के लिए किसानों की जमीनें छीन ली गई और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना की गई। अब सरकार ने सभी किसानों को सामूहिक खेत, जिसको क्या कहा गया? कोलखोज कहा गया, में खेती करने के लिए मजबूर किया। किसानों ने भूमि पर काम किया और कोलखोज लाभ जो है वो साझा किया गया। ठीक है, क्रोधित किसानों ने अधिकारियों का विरोध किया और अपने पशुधन को नष्ट कर दिया। जिन लोगों ने सामूहिकीकरण का विरोध किया उन्हें कड़ी सजा दी गई। कई लोगों को निर्वासित कर दिया गया था। 1930 और 33 की खराब फसल ने सोवियत इतिहास में सबसे विनाशकारी अकालों में से एक का नेतृत्व किया, जब उसमें 4 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। तो ये सारा क्या था? सामूहिकीकरण था स्टालिन का। बाद अगला है, रूस में अक्टूबर क्रांति से संबंधित घटनाओं का वर्णन करना है। तो देखिए यह क्रांति जो है कब हुई थी? अक्टूबर 1917 में हुई थी और लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत एवं बोल्शेविक पार्टी ने किया था इसका नेतृत्व। जब्ती को व्यवस्थित करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के तहत भी सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई थी। विद्रोह 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री केरेंस्की ने इसका विरोध किया, लेकिन एक दिन के भीतर ही जब्ती पूरी हो गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए, लेकिन वे बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहे। जनवरी 1918 में विधानसभा ने बोल्शेविक उपायों को खारिज कर दिया और लेनिन ने सभा को खारिज कर दिया। इसके बाद के वर्षों में बोल्शेविक ने सरकार पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया और रूस एक दलीय राज्य बन गया। उसके बाद केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जो अनुच्छेद दिया गया है बच्चों, इसको आप बहुत ही अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर कुछ बेस जो है क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे।
उसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस जो है इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये केस बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। रॉबस्पियर ने गणतंत्र के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया? रॉबस्पियर के शासन को आतंक का शासन क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता के विचारों को फ्रांसीसी समाज में लागू किया गया था। कथन की पुष्टि आपको करनी है। तो इसमें आ जाएगा, एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण द्वारा गिरफ्तार कैद और फिर मुकदमा चलाया गया। पहले का आंसर है ये, अगर अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया गया। कठोर नियंत्रण एवं दंड की नीति के कारण। और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों को समता रोटी खाने की आवश्यकता थी। पारंपरिक मानसियूर, महाशय और मदाम के बजाय सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं अब से नागरिक और नागरिका थे, ठीक है। ये ना क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी आपको अनुच्छेद दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और 3 क्वेश्चन है, कानून का राज का क्या अर्थ है? कानून का राज किसी लोकतंत्र की बुनियाद है, इसका आंसर करना है। और तीसरा है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है? तो आइए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जो है, कानून का राज का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण। दूसरा है, जाति व्यवस्था ने कुछ समुदाय के लोगों को सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, किस तरह से संविधान सबको समान मानता है? किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक नागरिकों को दुकानों, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होगी, ठीक है। या कोई भी अन्य इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम का है बच्चों, यहाँ से आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी एंड हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी कैलोरी चाहिए? शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी चाहिए। दूसरा है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो ये करता है एनएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ करता है। अगला है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय कौन कौन से कारक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं? तो जो भी कारक महत्वपूर्ण है वे हैं, भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा आवश्यकता का न्यूनतम स्तर, ये जो है आवश्यक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों को ए और बी से अंकित किया गया है, उन्हें पहचानना है और उनके पास खींची गई रेखाओं को उनके सही नाम बताने हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश और प्रथम विश्व युद्ध में एक मित्र शक्तियों से संबंधित एक देश। तो इसमें ए का हो जाएगा आपका आंसर जर्मनी और बी का हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम में दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद है, भारत के मानचित्र में किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए? पुलिकट झील, केटू पर्वत शिखर, अनाईमुड़ी पर्वत शिखर और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य। इसका आंसर हो जाएगा, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे ये आ जाएगा केटू पर्वत शिखर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे पुलिकट, ये है पुलिकट झील और ये है अनाईमुड़ी, ठीक है। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर। आई होप ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।